मैं जमींदार का ड्राइवर था। उसकी बेटी को रोज कॉलेज से लाने और छोड़ने की मेरी जिम्मेदारी थी। एक दिन जब मैं उसकी बेटी को कॉलेज छोड़ने गया तो वो बहुत रो रही थी। कहने लगी, मेरा बाप जायदाद की खातिर मेरी शादी अपने दोस्त के लोफर बेटे से कर रहा है। जब मैंने पता किया तो वो वाकई शराबी और लोफर था। उस लड़की को भगाने में मैंने उसकी मदद की और बाद में जब उसने मुझसे शादी की ऑफर की तो मैंने उससे शादी कर ली। हमारे बीच ऊंच नीच की दीवार थी। मैं कभी उसके करीब ना जा सका और ना कभी उसने अपना अधिकार मांगा। जब हम अपनी जिंदगी शुरू करने लगे तब अचानक रात को जोर से दरवाजा धड़धड़ाया गया। सामने का दृश्य देखकर मेरे होश उड़ गए। सामने तो मैं एक जमींदार का ड्राइवर था। उसकी बेटी को रोज गांव से शहर ले जाने और वापस छोड़ने की जिम्मेदारी मेरी थी। वो लड़की नकाब में होती थी। आज तक मैंने उस लड़की का चेहरा नहीं देखा था और मुझे कोई मतलब भी नहीं था। मेरे अब्बू जमींदार के पास ड्राइवर का काम करते थे, लेकिन जब से वो बीमार हुए ये काम मेरे जिम्मे लग गया। मैं देखने में हैंडसम जवान था, इसलिए जब अब्बू की जगह मैं नौकरी के लिए गया तो वो जमींदार मुझे सर से पैर तक बड़े गौर से देखने लगा। कहने लगा, अमजद पिछले कई साल से हमारे यहाँ काम कर रहा है। उसने आज तक हमारे घर की औरतों को नजर उठाकर नहीं देखा और मेरी रुखसार मेरी जान मेरी इकलौती बेटी है। उसके लिए मैं किसी भी जवान ड्राइवर को रखने के हक में नहीं हूँ, लेकिन तुम अमजद के बेटे हो, इसलिए मैं अमजद को इनकार नहीं कर सका। इसलिए इस बात का ख्याल रखना कि नमक हराम की हमारे पास बस एक ही सजा है और वो है सजाए मौत। मैंने कहा, जानता हूँ मालिक, आप बेफिक्र रहें, आपकी इज्जत मेरी भी इज्जत है। आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। मालिक, हम गरीब जरूर हैं लेकिन बहन बेटी की इज्जत अच्छी तरह से करना जानते हैं। मेरी बात सुनकर जमींदार खुश हो गया। वो लड़की नकाब में होती थी, इसके बावजूद मैंने कभी उसे आंख उठाकर भी देखने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी उसे बात करने की कोशिश की। एक बार मैं उसे कॉलेज के गेट के पास छोड़कर वापस जाने लगा तो कुछ दूरी पर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। गाड़ी कुछ दूरी पर जाकर रुक गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि गाड़ी को हुआ क्या है। मैं गाड़ी से नीचे उतरा और उसका बोनट खोलकर चेक करने लगा। शायद गाड़ी बहुत ज्यादा हीटअप हो गई थी। उस वक्त मैंने देखा कि जमींदार की बेटी कॉलेज के चौकीदार को कुछ पैसे दे रही थी। चौकीदार वो पैसे जेब में रख रहा था। इसके बाद एक गाड़ी आकर खड़ी हुई और जमींदार की बेटी उसमें बैठ गई। उस गाड़ी में एक नौजवान था और गाड़ी वहां से जा चुकी थी। ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं गाड़ी में पानी की बोतल डाल चुका था। फौरन ही गाड़ी में बैठकर उस गाड़ी का पीछा करने लगा। गाड़ी पार्क के बाहर जाकर खड़ी हुई। वो दोनों पार्क के अंदर जाकर बैठ गए। मैं वहीं खड़ा रहा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़की कॉलेज के बहाने इस लड़के से क्यों मिल रही है। जैसे वो लड़का लड़की पार्क से बाहर निकले, मैं सामने ही खड़ा था। मुझे देखकर उस लड़की की रंगत उड़ी थी, लेकिन वो नकाब में थी। वो समझी कि शायद मैंने उसे पहचाना नहीं। इससे पहले कि वो उस लड़के के साथ गाड़ी में बैठती, मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने कहा, मैडम जी, आप इस लड़के के साथ क्या कर रही हैं? वो कहने लगी, कौन हो तुम? मैंने कहा, अच्छी तरह आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ और मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप कौन हैं। मेरे साथ चलिए, मैं आपको सीधा घर लेकर जाऊंगा और मालिक को भी बताऊंगा कि आप कॉलेज के बहाने एक लड़के से मिलती हैं। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम समझ रहे हो। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। मैंने कहा, आप मेरे साथ गाड़ी में बैठें, मैं आपको हवेली लेकर जाता हूँ। आपकी गलत फहमी भी दूर हो जाएगी और मेरी भी मैं भी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो अपने मालिक की बेटी को नहीं पहचान सकूँ। आप सात पर्दों में भी होंगी तो भी मैं आपको पहचान लूंगा। मेरी बात सुनकर वो नौजवान बहुत घबरा गया था। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर चला गया। वो लड़की खामोशी से जाकर मेरी गाड़ी में बैठ गई। मैंने गाड़ी घर की तरफ ले जाना शुरू कर दी। वो कहने लगी, प्लीज मेरे पापा से कुछ मत कहना। मैंने कहा कि आपके पापा आप पर भरोसा करते हैं, आपको कॉलेज भेजते हैं पढ़ाई करवाने के लिए, इसलिए नहीं कि आप अपने पापा की आंखों में धूल झोंककर किसी लड़के के साथ समय बिताएं। वो कहने लगी कि इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ कर दो। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, लेकिन भगवान के लिए मेरे बाप से कुछ मत कहना। मैंने उस लड़की की बात मान ली और उसे वापस घर लाकर छोड़ दिया। घर आकर उसने ये बहाना किया कि कॉलेज की छुट्टी जल्दी हो गई थी। इसके बाद मैंने ये करना शुरू कर दिया कि जब वो कॉलेज में पढ़ती रहती, मैं कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा रहता, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी थी कि मैं उसकी बेटी की कड़ी निगरानी करूं। एक बार मालिक ने कहा कि उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता अपने दोस्त के बेटे से तय कर दिया है और हवेली में बहुत बड़ा फंक्शन है, इसलिए सारे इंतजाम मुझे देखने होंगे। मैंने कहा, ठीक है मालिक, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। हवेली को किसी दुल्हन की तरह से सजाया गया था और हवेली के बाहर की तरफ बहुत बड़ा सा लॉन बना हुआ था। वहीं पर मंगनी की अरेंजमेंट की गई थी। सारे इंतजाम मैं संभाल रहा था और देख भी रहा था
कि तभी मेरी नज़र हवेली की तरफ अचानक उठी। वहाँ खिड़की पर वही लड़की खड़ी थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा देखा था, मगर उसकी आंखों को मैं अच्छी तरह से पहचानता था, क्योंकि नकाब में बस उसकी आंखें एक थीं जो दिखाई देती थीं। उस समय शायद वो मुझे ही देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो मुझे देखकर वो अपने आंसू साफ करके खिड़की से पीछे हट गई। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा था कि जैसे वो इस रिश्ते से खुश नहीं है, लेकिन मैं गुलाम था, नौकर था, चाह कर भी इसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। और वैसे भी ये तो वो भी अच्छे तरीके से जानती थी कि वो एक जमींदार की बेटी है और पत्नी भी किसी जमींदार की ही बनेगी, किसी आम इंसान की नहीं। कुछ ही देर में मेहमान आने शुरू हो गए। मंगनी का जब फंक्शन हो रहा था, उस समय मैं बाहर ही बैठा था, क्योंकि हम नौकरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं थी। वो जमींदार अपनी औरतों से सख्त पर्दा करवाता था और था भी बहुत कठोर स्वभाव का। अगले दिन जब मैं उस लड़की को कॉलेज छोड़ने के लिए जाने लगा तो पूरे रास्ते वो सिसकियों से रो रही थी। पता नहीं क्या था, इसकी सिसकियां सुनकर मेरे दिल को कुछ हुआ था। बहुत जी चाहा कि इससे पूछूं कि वो क्यों रो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शायद वजह मैं जानता था। जरूर उस लड़के के लिए रो रही होगी जिसके साथ वो पार्क में जाती थी। मैं कॉलेज के बाहर गाड़ी लेकर खड़ा हो गया। वो गाड़ी से उतरी और कॉलेज के अंदर चली गई। छुट्टी तक मैं वहीं बैठा रहा। वो कॉलेज से बाहर आई तो गाड़ी के पीछे बैठ गई। वो अब भी रो रही थी। फिर मुझसे कहने लगी कि तुम बहुत पत्थर दिल इंसान हो, तुम्हारे सीन में शायद दिल ही नहीं है। मैंने कहा मैं समझा नहीं छोटी मैम साहब। वो कहने लगी जिस लड़के से मेरा बाप मेरा रिश्ता करना चाहता है वो अच्छा इंसान नहीं है, एक नंबर का शराबी, नशा भी करता है, मारपीट भी करता है और वो मेरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। मैंने कहा कि आप अपने पापा से बात करिए। वो कहने लगी मेरे बाप को मुझसे कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ अपनी दौलत से मतलब है कि उसकी दौलत कहीं बाहर ना जा सके बल्कि अपने लोगों में बांटे। मेरे बाप को मेरी को बेटी से ज्यादा अपनी इज्जत और दौलत प्यारी है। हमारे खानदान में जुल्म ज्यादती का निशाना सिर्फ काम वाली औरतें नहीं बनती, हवेली में रहने वाली जमींदार की बेटियां भी बनती हैं। अपनी जायदाद को अपने पास रखने के लिए हमारी शादी तो किसी आवारा लड़के से कर दी जाती है या फिर बेजोड़ रिश्ता जोड़ दिया जाता है, और अगर कहीं रिश्ता ना मिले तो कलाम पाक से शादी कर दी जाती है। सारी जिंदगी के लिए उसे कलाम पाक के साथ एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, उसे एक पाक बीवी का नाम दे दिया जाता है। पता नहीं ये जुल्म ज्यादती कब खत्म होगी। खुदा के लिए तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी। मैंने कहा कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, मैं एक गुलाम हूँ और मेरे अब्बू ने सारी जिंदगी मालिक की नमक हलाली में गुजारी है। मैं जानता हूँ आपके साथ जो कुछ हो रहा है गलत हो रहा है, लेकिन मैं गरीब इंसान हूँ, इसलिए चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर सकता, वरना मालिक मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी भी समझती हूँ, मेरे पास बस एक ही रास्ता बचता है कि मैं जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। उसकी ये बात सुनकर मेरी गाड़ी को ब्रेक लगी थी। मैंने पहली बार पीछे पलट कर देखा, वो अपने आंसू साफ कर रही थी। मैंने कहा देखिए, आप ऐसा कोई कदम न उठाइए, हो सकता है कि जिससे मालिक आपकी शादी करना चाहते हैं वो सुधर जाए, एक अच्छा इंसान बन जाए। वो कहने लगी कभी नहीं, कभी तुमने शराबी और नशेड़ी को भी बदलते देखा है? मैं जानती हूँ कि वो मेरे साथ जानवरों वाला सलूक करेगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, मेरे साथ बहुत बुरा सलूक करेगा, और मेरा बाप तो उफ तक भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी जायदाद से मतलब है जो उसके पास रहेगी। उस लड़की को वापस हवेली छोड़कर रात को जब मैं अपने घर गया तो मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। मैं इसी लड़की के बारे में सोच रहा था। वाकई वो एक जमींदार की बेटी होकर भी मजबूर, बेबस थी। मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर सकता था। एक बार वो मुझसे कहने लगी अगर तुम मेरी मदद कर दो और मुझे भगाने में मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार रहूंगी। तुम नहीं जानते वो इंसान कैसा है, वो मुझे मार डालेगा, वो बहुत बुरा इंसान है। मैं जानता था कि जिससे मालिक ने मेरी बेटी की शादी की थी, मंगनी की थी, वो एक अय्याश किस्म का नौजवान था, शराबी भी था और हर तरह का नशा भी करता था, और जरूर औरतों पर भी हाथ उठाता होगा। पता नहीं मालिक को अपनी बेटी से मोहब्बत थी या फिर पैसे से प्यार था। मैंने सोचा कि मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। मैंने कहा जिस लड़के के साथ तुम कॉलेज से मिलने जाती थी, क्या वो वाकई अच्छा इंसान है? वो कहने लगी मैं उसके बारे में भी कुछ नहीं जानती, बस मुझे लगा अपने मंगेतर से पीछा छुड़वाने के लिए वो मेरे लिए बेहतर साबित हो सकता है। मैंने कहा क्या वो तुम्हारी मदद कर सकता है? अगर मैं तुम्हें उस तक पहुंचा दूं तो क्या वो तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा? वो रोने लगी, कहने लगी मैं ये भी नहीं जानती। मैंने कहा तो फिर तुम क्या चाहती हो? वो कहने लगी ऐसा करो तुम मुझे किसी ऐसी जगह छोड़ दो जहां मैं सेफ रह सकूं और अपने बाप के हाथ न लग सकूं। मैंने कहा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। मैंने अपने एक दोस्त से बात की, क्योंकि शहर में ही मेरा एक दोस्त था, वो भी एक अमीर घराने की लड़की का ड्राइवर था। मैंने उससे कहा कि मैं अपनी बीवी को गांव से शहर लाना चाहता हूं और उसे 1 महीने के लिए पनाह की जरूरत है। मैं जानता था कि वो शादीशुदा है और बीवी बच्चों वाला है और काफी शरीफ इंसान भी है। वो 1-2 बार मुझे अपने घर भी ले गया था, काफी साफ सुथरा माहौल था।
वो कहने लगा ठीक है। मैंने अपने मालिक की बेटी को अपनी बीवी कहकर उसी के घर छोड़ दिया और फिर वापस गांव चला गया। लेकिन जब मैं उसे कॉलेज लेने गया तो मैंने वहीं से फ़ोन कर दिया कि मालिक, छोटी मैम साहब तो कॉलेज में है ही नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई हैं, पूरा कॉलेज खाली है, मैं उन्हीं का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उसका मोबाइल मैंने पहले ही फेंक चुका था ताकि उसका बाप उस तक पहुंच न सके। ये सुनते ही उसका बाप बुरी तरह से घबरा गया। कहने लगा, वो कहाँ जा सकती है, तुमने उसका ध्यान क्यों नहीं रखा? मैंने कहा, आप ही ने तो मुझे काम से बुलाया था कि कॉलेज छोड़कर फौरन मेरे पास आ जाओ। मैं उन्हें कॉलेज छोड़कर वापस आ गया। अब मुझे नहीं पता कि वो कहाँ हैं। बहरहाल बहुत छानबीन की गई, पूछताछ भी की गई, लेकिन किसी को भी कुछ नहीं पता चला कि वो कहाँ गई थी। मुझसे भी बहुत पूछा गया। मैंने कहा कि मुझे तो आपने काम पर बुला लिया, वरना मैं तो उनके कॉलेज के बाहर ही खड़ा रहता था। वो कहने लगे कि उसने कभी तुमसे कोई ऐसी बात तो नहीं की थी। मैंने कहा, मुझसे तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, वो तो कोई बात करती ही नहीं थी। बहरहाल मेरी भी बहुत तफ्तीश की गई, पुलिस से भी करवाई गई, लेकिन हर तरफ से उनको मायूसी हो चुकी थी। 20-25 दिन बहुत भागदौड़ की गई, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो कहाँ गई कहाँ और कहाँ नहीं। मेरे अब्बू भी बहुत परेशान थे, उसके दोस्तों को भी किसी बात का कुछ पता नहीं था। मालिक ढूंढ ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन कहते थे कि जैसे वो नजर आए तो उसे मार दिया जाए। अंदर से मैं भी बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। अपने फ़ोन से किसी से बात भी नहीं कर रहा था कि कहीं मेरा नंबर ट्रेस ना किया जा रहा हो। 1.5-2 महीना गुजर गया था। मैं अब भी मालिक की गाड़ी चलाता था ताकि उन्हें शक ना हो। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि वो अपनी फैमिली के साथ कुछ समय के लिए यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पर बहुत बदनामी हो चुकी है। मुझे कुछ दिन छुट्टी मिल गई थी। जैसे ही वो लोग विदेश जाने के लिए निकल गए तो मैं अपने दोस्त के घर आया तो मालिक की बेटी, जिसका नाम रुखसार था, अब भी सुरक्षित थी, मेरा बहुत शुक्रिया कर रही थी। मैंने कहा कि आपके सब घर वाले जा चुके हैं, अब आप जहाँ चाहे जा सकती हैं। वो कहने लगी, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसी को भी नहीं जानती, किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती। मैंने कहा, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मालिक वापस आएंगे तो मुझे तो वहीं नौकरी करनी है, उन्हीं के घर पर। वो कहने लगी, ऐसा करो तो मुझसे शादी कर लो। मैंने कहा, क्या दिमाग खराब है आपका? मैं आपसे शादी कर लूंगा तो मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। वो कहने लगी, मैं सारी जिंदगी पर्दे में रह लूंगी, घूंघट निकाल के रहा करूंगी, किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम्हारी बीवी कौन है। मैंने कहा कि अगर पता चल गया तो क्या होगा? वो कहने लगी, नहीं पता चलेगा। मैंने कहा, मैं आपको कोई भी सुख नहीं दे सकता। वो कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अपने उस मंगेतर से शादी नहीं करना चाहती, और मैं जानती हूँ कि मेरा बाप मुझ पर तरस नहीं खाएगा। मैंने उससे शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। मेरी माँ वैसे भी जिंदा ना थी, बस एक अब्बू थे जो बहुत बूढ़े थे, बीमार रहते थे। मैंने रुखसार को एक काला रंग ला कर दिया। मैंने कहा वो इसे अपने हाथों और चेहरे पर मल लिया करे ताकि लगे कि उसका रंग बहुत ज्यादा काला है, वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है, और कोशिश करे कि सबसे पर्दा करे। वैसे भी जितना सख्त पर्दा उसके घर में किया जाता था, गांव के मर्द और औरतों ने कभी भी उनकी बहू बेटियों के चेहरे को नहीं देखा था। वो हर वक्त वही कालिक अपने हाथों और चेहरों पर मलकर रखती थी। कुछ महीने बाद वह मालिक वापस आ चुके थे। मेरे अब्बू इन दिनों बहुत बीमार थे, फिर मेरे अब्बू का भी देहांत हो गया। मालिक कहने लगे कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने एक नया ड्राइवर रख लिया है। मैंने कहा, ठीक है, मैं शहर जाकर नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैंने रुखसार को टोपी वाला बुर्का ला कर दिया ताकि दूसरे बुर्के में उसका बाप उसे पहचान न सके। हाथ पैर उसके वैसे भी काले थे। मैं शहर जाने से पहले उसे हवेली में लेके आया। मैंने कहा, मालिक, ये मेरी बीवी है। वो कहने लगे, अच्छा, तो तुमने शादी कर ली? मैंने कहा, जी हाँ, मैं गाँव में से जा रहा हूँ, इसलिए सोचा कि आपसे इसे मिलवा कर जाऊँ। मालिक कहने लगे, ठीक है, अगर कभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा। मैंने कहा, जैसा आप चाहें। ये कहकर मैं उसे बस में लेकर बैठ गया। वो बहुत डरी हुई थी। कहने लगी, तुम मुझे घर क्यों लेकर गए थे? मैंने कहा, अगर मैं ना लेकर जाता तो वो मुझ पर शक करते कि पता नहीं कैसे मैंने किससे शादी की है। मैंने शहर में भी एक ड्राइवर की नौकरी कर ली थी और एक छोटा सा घर ले लिया था। मेरी रुखसार से सिर्फ शादी हुई थी। अब तक मेरे और उसके बीच में ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं बना था। न कभी उसने अपना हक मांगा और न ही मैंने। शायद हमारे बीच ऊंच नीच की दीवार थी जो कि बुरी तरह से घिर चुकी थी। न उसे खाना बनाना आता था और न ही घर का कोई काम आता था। जब मैं रात को वापस आता तो खाना भी मुझे बनाना पड़ता। धीरे धीरे मैं उसे खाना बनाना सिखाने लगा। साफ सफाई वो जैसे तैसे कर देती थी, लेकिन बहुत जल्द रोने भी लगती थी। प्याज काटती तो उंगली कट जाती तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। मैं उसे ताज्जुब से देखने लगता, फिर उसके हाथ से छुरी और प्याज लेकर खुद काटने लगता। मुझे 2-3 महीने लगे थे, मगर वो गुजारे वाला खाना पकाने लगी थी। रोटियां उसकी अब भी टेढ़ी मेढ़ी ही होती थीं, लेकिन खाई जा सकती थी। मेरी तरफ से सबका ध्यान हट चुका था, इसलिए मेरा ध्यान मेरे घर की तरफ था। मैं हैरान था कि वो इतनी अमीर होने के बावजूद कैसे सब कुछ सीख गई थी।
अक्सर लाइट चली जाती तो हम दोनों आंगन में बैठकर बातें करने लगते। वो कहने लगी कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने कहा कि मैं नहीं जानता कि क्यों, लेकिन गांव में चाहे आम औरत हो या फिर जमींदार के घर की औरत, उसके साथ जुल्म सितम जरूर होता है। ये जो पैसे की खातिर लड़कियों को गाय और बैल समझकर ब्याह दिया जाता है, जो कि सरासर जुल्म है और ज्यादती है। वो कहने लगी ऐसा ही होता है। मैंने कहा कि तुमने आगे के बारे में क्या सोचा है? वो कहने लगी क्या सोचूं? मैंने कहा जब तुम्हें कोई लड़का पसंद नहीं है तो तुम जिंदगी कैसे गुजारोगी? वो कहने लगी तुम्हारे साथ गुजारूंगी। ये सुनकर मैं चुप हो गया। मैंने कहा ऐसे जैसे हम गुजार रहे हैं। मेरी बात सुनकर वो नजरें चुरा गई। कहने लगी नहीं, वैसे ही जैसे सब गुजारते हैं। मैंने कहा लेकिन मैं तो बहुत गरीब हूँ। वो कहने लगी तो क्या हुआ, तुम इंसान तो हो, मुझसे जानवरों जैसा सलूक तो नहीं करोगे? मैंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखूंगा। हाँ, माली तंगी दे सकता हूँ, लेकिन कभी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। वो कहने लगी कोई बात नहीं, हम मिलकर गुजारा कर लेंगे। कभी चटनी से कभी प्याज से रोटी खाना आसान है, पर थप्पड़ खाना बहुत मुश्किल है। मैंने सोचा जब लड़की को कोई एतराज नहीं है और मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती है तो मुझे भी जिंदगी की शुरुआत कर लेनी चाहिए। मैंने कहा ऐसा करो, रात को तैयार हो जाना। मेरी बात सुनकर वो शर्माने लगी। लेकिन उसी रात जब मैं उसके कमरे में गया, बाहर का दरवाजा बड़ी जोर से धड़धड़ाया गया। मैंने कहा तुम बैठो, मैं देखता हूँ। जब मैंने बाहर देखा तो जमींदार के लोग थे। उन्होंने मेरा कॉलर पकड़ लिया। कहने लगे हमें पहले ही तुम पर शक था, हम कब से तुम्हारी तलाश में लगे हुए थे और आज हमने तुम्हें देख ही लिया। वो घर के अंदर घुस गए, मुझे मारने लगे। मैं भी उन्हें मार रहा था। शोर की आवाज सुनकर रुखसार बाहर आ गई। जमींदार के बंदे उसे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे, लेकिन मैंने उनके हाथ से बंदूक छीन कर उनके पैर पर गोलियां चला दी। सबके सब जख्मी हो गए और मैं रुखसार का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गया। मैंने इन सब के पैरों को जख्मी कर दिया था। मैं जानता था कि कोई भी हमारे पीछे नहीं आ सकता। वहीं से मैंने स्टेशन के लिए रिक्शा पकड़ा और मुंबई की टिकट करवा ली। हम नहीं जानते थे कि हमारे साथ क्या होना है, लेकिन मैं इस शहर से बहुत दूर जाना चाहता था। रुखसार को लेकर मैं मुंबई आ गया। मैंने फिर से ड्राइविंग की नौकरी कर ली और एक घर किराए पर लिया था और अपनी जिंदगी भी शुरू कर दी थी। मेरे मालिक का भरोसा मुझ पर बढ़ने लगा। उन्होंने मेरी सैलरी बढ़ा दी थी। रुखसार मेरे साथ बहुत खुश थी, क्योंकि औरत को मोहब्बत के साथ साथ इज्जत की जरूरत होती है। वो अक्सर मुझसे कहती कि मैं हमेशा मर्द की मार से डरती थी, क्योंकि मेरा बाप मेरी माँ को बहुत जरा सी बात पर बहुत मारता था और मैं बचपन से यही देखती आ रही थी। हमारे घर में औरत पर हाथ उठाना जुर्म नहीं बल्कि मर्दानगी की निशानी समझा जाता था और मुझे बहुत डर लगता था। मेरा वो मंगेतर भी ऐसा ही था, शराबी अय्याश किस्म का, जो लड़की उसे पसंद आती उसे छोड़ता नहीं था, उसकी इज्जत को बर्बाद कर देता था। पहली बार मैंने तुम्हारी आंखों में शराफत देखी थी। मैंने आज तक तुम्हें आंख उठाकर खुद को देखते नहीं देखा। तुम नजरें झुकाए बस अपने काम से काम रखते थे, लेकिन मैं जानती थी कि तुम मेरे बाप की वफादार हो, कभी भी गद्दारी के बारे में नहीं सोचोगे। और फिर मेरी एक दोस्त का भाई मुझे पसंद करने लगा। मैं घर से भागना चाहती थी, इसलिए सोचा कि शायद वो मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि मुझे भी उसका भाई अच्छा लगता है। फिर वो लड़का मुझसे मिलने की जिद करने लगा, लेकिन जब तुमने मुझे उसके साथ पार्क में देखा तब मैंने उसे अपने खानदान की सारी हकीकत बताई तो वो साफ मुकर गया। कहने लगा तुम्हारा बाप जमींदार है, वो तो मुझे मार डालेगा और मुझे अपनी जिंदगी बहुत प्यारी है, मैं जरा सी मोहब्बत की खातिर अपनी जान नहीं दे सकता। उस दिन मुझे लगा था कि मेरे लिए बचाव का कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हारी मिन्नत की और तुमने मुझे भगाने में मदद की। मैं बहुत लकी हूँ जो मुझे तुम जैसा हस्बैंड मिला। मैं भी उससे मोहब्बत करता था और उसे इज्जत और एहतराम भी देता था। वो भी मुझे बहुत इज्जत देती थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। अब तो बहुत अच्छा खाना पकाने भी लग गई थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि वो किसी जमींदार की बेटी है। मेरे लाए हुए सादे से सूट को वो बहुत खुश होकर पहनती थी। सस्ती सी चूड़ियां अपनी कलाई में पहनकर बहुत खुश होती थी। कहती थी ये मेरे लिए सोने के गहनों से बढ़कर हैं। हमारी शादी को काफी साल गुजर गए, बात बहुत पुरानी हो गई, लेकिन आज भी जब भी मैं उसके लिए कांच की चूड़ियां लाता हूँ तो उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट होती है। हमारी एक बेटी और एक बेटा है। मेरा मालिक मुझे अच्छी सैलरी देता है क्योंकि मैं ईमानदारी से और वफादारी से काम करता हूँ। मैंने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है और मेरी बीवी भी ट्यूशन पढ़ाती है और घर के खर्चों में मेरी मदद भी कर देती है। हम दोनों खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारे बीच इज्जत और मोहब्बत दोनों हैं।